बहुत समय पहले की बात है। शांति नगर में सभी हंसी खुशी से रह रहे थे। शांति नगर में एक घना जंगल था, जहाँ एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था, जहाँ जाने से सभी डरा करते थे। कोई भी उस महल की तरफ जाने के बारे में सोचता भी नहीं था और शांति नगर में सभी अपने अपने काम से मतलब रखते थे और अपने काम काज में व्यस्त रहते थे। उसी शांति नगर में दिशा अपनी माँ के साथ रहती थी। दिशा के पिता का अभी कुछ समय पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से घर का सारा काम, सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ जाती है। दिशा की माँ दिशा को अपने साथ दूसरों के घरों में काम काज के लिए लेकर जाया करती थी, क्योंकि दिशा की माँ अब अपने पति के गुजर जाने की वजह से बहुत कमजोर हो जाती है, जिस कारण वो अपने ऊपर काम का लोड कम लिया करती थी। काम पर पहुंचने के बाद दिशा की माँ कई बार काम करते करते रुक जाया करती थी, जिस कारण दिशा की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। माँ, आपको अब घर पर आराम करना चाहिए और मैं आपकी जगह पर काम किया करूँगी, लेकिन अब आपको आराम करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा, घर चलाने के लिए अपना सुकून छोड़ना पड़ता है और फिर तेरे पिता के चले जाने के बाद मेरा आधा शरीर खत्म हो चुका है। मैं टूट चुकी हूँ बेटा। दिशा अगले दिन से उसकी माँ जहाँ पर काम करने जाया करती थी, वो समय से वहाँ पर पहुँचकर अपनी माँ की तरह सारे काम निपटा दिया करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन दिशा अभी छोटी थी। वो अपना काम बहुत सफाई से नहीं कर पाती थी, जिस कारण बहुत से लोग उससे काम करवाना पसंद नहीं करते थे और फिर धीरे धीरे दिशा सिर्फ 2 घरों में काम करने जाती थी, क्योंकि बाकी घरों से उसको काम से हटा दिया जाता है, जिस कारण दिशा को बहुत कम पैसे मिलते थे और इस वजह से उसके घर में कभी कभी तो राशन भी खत्म हो जाता था, इसलिए उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। फिर एक दिन दिशा दुकानदार से कहती है, अंकल जी, क्या आप मुझे आज उधार पर राशन दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास आज पैसे नहीं हैं। तेरी माँ ने मुझसे पहले भी बहुत उधार ले रखा है, पहले वो उधार तो चुका दो, तब मैं तुम्हें फिर से उधार दूंगा। दिशा दुकानदार को उसके उधार के पैसे 5 दिन बाद दे देती है, लेकिन जैसे ही उसके पास कुछ पैसे आते वो सारे खर्च हो जाते हैं, कभी सब्जी लाने में तो कभी आटा लाने में। इस तरह दिशा और दिशा की माँ की जिंदगी परेशानियों से चल रही थी, जिस वजह से दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपने घर खर्च को चलाए और साथ में अपनी माँ का भी ध्यान रखे। मैं 2 घरों में काम करके इतना नहीं कमा पा रही जिससे कि हमारे घर का खर्च भी चल सके, क्यों न मैं कोई और भी काम ढूंढ लूं। ऐसे ही दिशा बड़ी होती गई और वो काम की तलाश में अगले दिन एक स्कूल में पढ़ाने के लिए पता करने जाती है। वहाँ उसे नौकरी मिल जाती है और दिशा अगले दिन से सभी घरों में काम निपटाकर उस स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, जहाँ बच्चे दोपहर में पढ़ने आया करते थे और शाम को अपने घर जाया करते थे। दिशा की इस मेहनत से दिशा को खूब अच्छे पैसे मिलने लगते हैं और दिशा अपने घर का राशन भी इकट्ठा कर लेती है और साथ ही साथ दुकानदार की सारी उधारी चुका देती है। इसके चलते दिशा की माँ दिशा से कहती है, बेटा, तू पूरा दिन पैसे कमाने के लिए घर से बाहर रहती है, तुझे भी आराम की जरूरत है। अब मैं ठीक हो गई हूँ, क्यों ना अब मैं भी काम करने लगूं? नहीं माँ, आपको अभी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन आप आराम करो, घर में पैसे आ रहे हैं ना, और साथ में हमारी रोजी रोटी भी चल रही है। कुछ दिन मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तो क्या हुआ, मैं आपकी बेटी हूँ, काम करने से डरती थोड़ी हूँ। दिशा इसी तरह कई महीनों से लगातार काम करती रहती है और उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। दिशा रात दिन मेहनत करके खूब पैसे कमा रही थी, लेकिन अचानक किसी की नजर दिशा को लग जाती है, जिस कारण दिशा की तबीयत खराब हो जाती है।
उसकी माँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ जाकर पता चलता है कि दिशा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, जिस वजह से उसे आराम नहीं मिल रहा है और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजों में वो फंस चुकी है और इसी वजह से उसे कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट करने को डॉक्टर कहते हैं। दिशा की माँ दिशा की सेहत अच्छी चाहती थी, इस कारण दिशा की सारी कमाई हुई पूंजी उसके इलाज में वो लगा देती है और फिर उसके बाद घर में खाने को एक दाना नहीं बचता और फिर दिशा की माँ को फिर से अपने काम पर दोबारा जाना पड़ता है और वो अपनी खराब हेल्थ में भी वापस काम करने लगती है। दिशा की माँ का शरीर अब बहुत कमजोर हो जाता है, जिस कारण वो काम को ढंग से नहीं कर पाती। इसी वजह से लोग उसे कुछ टाइम तक काम करवाते हैं और उसे फिर काम से हटाने को कह देते हैं। इस तरह दिशा की माँ भी काम नहीं कर पाती और फिर उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं बचता। फिर दिशा की माँ नई कोशिश करती है और आखिरकार एक स्कूल में साफ सफाई का काम ढूंढती है। कुछ दिनों तक ढूंढने के बाद उसे एक स्कूल में काम मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे बहुत कम सैलरी मिलती है, जिसके चलते वो वहाँ पर कुछ महीने काम करती है और थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा कर लेती है और अपना घर फिर से पहले की तरह चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिशा भी अब ठीक हो जाती है और वापस से चलने फिरने लगती है। अब दिशा भी काम ढूंढती है, लेकिन दिशा की सेहत अभी काम करने लायक नहीं थी, जिस वजह से उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। इस तरह दिशा की माँ कुछ टाइम तक काम करती है, लेकिन उसको ज्यादा दिन तक काम पर कोई नहीं रखता। ऐसे ही परेशानियों से उनके दिन बीत रहे थे। दिशा के घर में अब खाने के लिए एक दाना नहीं था और पीने के लिए पानी नहीं था। दिशा अपनी इस स्थिति से परेशान होकर अपनी माँ को लेकर दूसरे गांव की तरफ चली जाती है, जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता। दूसरे गांव की तरफ जाते वक्त वो एक जंगल से गुजरते हैं, जहाँ उन्हें एक बड़ा सा महल दिखता है। तभी दिशा अपनी माँ से कहती है, हम अपने गांव में रहकर तो थक गए माँ, लेकिन हमारे गांव में ये वही महल है जहाँ हर कोई जाने से डरता था। तो क्यों ना हम इस महल में चलें और देखें कि शायद हमें यहाँ रहने के लिए कुछ मिल जाए और हो सकता है जो यहाँ रहता हो उसने अपना कुछ सामान छोड़ रखा हो। दिशा इतना कहकर उस महल में जैसे ही पैर रखती है, वो महल तारों के चमचमाते महल में बदल जाता है और दिशा का रूप भी एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाता है। साथ ही साथ जैसे ही उसकी माँ उस महल में पैर रखती है, उसकी माँ भी रानी परी में बदल जाती है और उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं। माँ, अचानक हम दोनों के रूप कैसे बदल गए और मैं तो बिल्कुल एक राजकुमारी परी की तरह दिख रही हूँ और आप बिल्कुल रानी परी की तरह लग रही हो। लगता है ये महल जादुई परियों की दुनिया का तारों का महल लगता है। बेटा, ये महल किसी परियों की दुनिया का होगा। हमें इस महल में अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे गांव के सभी लोग आने के लिए मना करते थे ना। दिशा की माँ उसे महल से वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन दिशा अपनी माँ की एक बात नहीं मानती और उस महल के अंदर चली जाती है। महल के अंदर चलते चलते दिशा बहुत सारी चीजें देखती है और सभी चीजों को देखकर दिशा उन्हें एक एक बार छूती है और जैसे ही दिशा एक एक चीज को छूती है, वो सारी चीज असली होती चली जाती है। ये सब देखकर दिशा और दिशा की माँ हैरान हो जाती है कि तभी दिशा एक राजकुमार को देखती है तो उसे भी छूती है, जिससे राजकुमार वापस से ठीक हो जाता है। तभी राजकुमार कहता है, राजकुमारी परी, आपका इस तारों के महल में स्वागत है। आज आपकी वजह से हमारा बहुत पुराना तारों का महल वापस से जिंदा हो गया। बहुत समय पहले मेरे पिता यानी परियों की दुनिया के महाराज को एक बाबा ने श्राप दिया था, जिस कारण हमारा महल बंद हो गया था और इस महल में जितने भी लोग थे वो सभी पत्थर के बन गए थे।
लेकिन आज तुमने वो श्राप तोड़ दिया। राजकुमार, भला वो कैसे? उस बाबा ने मेरे पिता को कहा था कि जब तक कोई कुंवारी लड़की इस महल में कदम नहीं रखेगी तब तक ये महल ऐसे ही बंद पड़ा रहेगा और इस महल के लोग पत्थर बने रहेंगे। लेकिन तुमने आज जैसे ही मुझे छुआ और इस महल में अपने कदम रखे, मेरे तारों के महल के हर सिपाही तुम्हारी वजह से आजाद हो गए। अब वो वापस से अपनी जिंदगी जी पाएंगे और तुम इस महल की राजकुमारी परी कहलाओगी। राजकुमार की बातें सुनकर दिशा बहुत खुश होती है, क्योंकि दिशा अब राजकुमारी परी बन जाती है और साथ ही साथ उसकी माँ रानी परी। ये सब देखकर दिशा बहुत खुश होती है और कुछ ही देर के बाद महल में साफ सफाई करने वाली दासी परी दिशा के पास आती है और कहती है, राजकुमारी परी और रानी परी का तहे दिल से स्वागत है। फिर वो दासी परी राजकुमारी दिशा और उनकी माँ रानी परी को उनका कमरा दिखा देती है। तभी दिशा अपनी माँ से कहती है, देखो ना माँ, हमारी किस्मत, कहाँ हम दूसरों के घरों में काम करते थे और कहाँ हम परियों की दुनिया के तारों के महल में राजकुमारी परी और रानी परी बनकर रहेंगे और हमारे इस विशाल तारों के महल में दासी परी काम किया करेंगी। माँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारी किस्मत ही खुल गई। बेटी, इस तारों के महल में हमें वो सारी सुख सुविधा मिल रही है जो हमें कभी नसीब तक नहीं हुई थी। क्यों न हमें राजकुमारी परी और रानी परी बनने से पहले एक बार राजकुमार को सारी बात बता देनी चाहिए। नहीं माँ, हम तो उनके लिए एक वरदान कहलाएंगे। आज हमारी वजह से वो लोग वापस से जिंदा हो गए, वरना ये तारों का महल ऐसे ही पड़ा रह जाता, क्योंकि हर कोई इस महल में आने से डरता था और आज हमारी वजह से ये महल वापस से जिंदा हो गया। इतना कहकर दिशा और दिशा की माँ उस महल में खूब अच्छे से घूमती फिरती हैं और वहाँ पर मौजूद हर चीज को बहुत अच्छे से देख रही होती है। दिशा की माँ इतने आलीशान महल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और मन ही मन सोचती है, आज मेरी बेटी को एक राजकुमार मिल गया और मुझे एक बेटा। ये सब ऊपर वाले ने हमारे लिए किया है, क्योंकि हमने हमेशा लोगों के लिए अच्छा किया और हमने जो दिन देखे हैं ऊपर वाला ना करे वो दिन कोई और देखे। और अब जब मैं रानी परी बन ही गई हूँ तो अब मैं गरीब लोगों की मदद किया करूँगी ताकि लोग हमें आशीर्वाद दे और हम अपनी जिंदगी खुशी और चैन से जीने लगे। दोनों माँ बेटियाँ तारों के महल में घुसते ही अपनी किस्मत को चार चांद लगा देती है और बिना कुछ करे दिशा को एक राजकुमार मिल जाता है जो बहुत सुंदर होता है और राजकुमार दिशा की बहुत इज्जत करता है, साथ ही साथ उसकी माँ की भी। इसी तरह दिशा और दिशा की माँ उस महल में बहुत खुशी से रहने लगती है। अब दिशा और दिशा की माँ के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किस्मत को पलटने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हमें हमेशा हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए और हर किसी से प्यार से बात करनी चाहिए, चाहे उसका वक्त बुरा चल रहा हो या अच्छा। माँ, आप मेरी शादी पर भी ऐसा ही लहंगा बनाना। मैं ऐसा ही लहंगा पहनकर शादी करूँगी। आप बनाएंगी ना ऐसा लहंगा मेरे लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची। मैं तो अपनी बेटी के लिए इससे भी ज्यादा सुंदर ब्राइडल लहंगा बनाकर तैयार करूँगी। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन मेरी बेटी इस घर से विदा होकर जाएगी। अच्छा, इसका मतलब आपको मुझे घर से भेजने की बहुत जल्दी है? मैंने तो ऐसे ही कहा था। अरे बेटी, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी होनी ही है। तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही है और माँ के लिए वो दिन बहुत खुशी का होता है और उसकी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहती है। इससे खुशी की बात एक माँ के लिए हो ही नहीं सकती। ये लो, नंदिनी बिटिया भी आ गई। बिटिया, तुम्हारा लहंगा तैयार है। लहंगा तो बहुत ही सुंदर बनाकर तैयार हुआ है, लेकिन मैं इसके पैसे नहीं देने वाली। ये क्या,
तुमने इस कलर से ये डिजाइन क्यों बनाया है? मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अगर ये डिजाइन बनाना भी था तो सेम कलर से बनाना था। कितना गंदा लग रहा है। जमींदार की बेटी की शादी हो रही है, तुम चाहती हो कि मैं ये लहंगा पहनकर शादी करूं? अरे बिटिया, तुम्हारी माँ ने तो यही डिजाइन बताया था और कहा था बिल्कुल सेम ही बनाना है, तो मैंने बिल्कुल सेम बनाया है। देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। इसे पहनकर तुम बिल्कुल राजकुमारी लगोगी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और 5 दिन बाद मेरी शादी है और अब मुझे किसी अच्छे से बुटीक पर जाना होगा और उनसे अपनी शादी का लहंगा बनवाना होगा। ये लहंगा तो बिल्कुल बेकार लग रहा है और माँ ने जो 1000 रुपए एडवांस दिए थे वो ही रखिए आप। इसका तो मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाली आपको। नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ ने कड़ी मेहनत करके तुम्हारे लहंगे को बनाकर तैयार किया है कि जमींदार की बेटी की शादी है, उसके लहंगे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अब तुम पैसे देने से मना कर रही हो, ये तो गलत बात है। ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, सोच समझ के बात कर। मैं जमींदार की बेटी हूँ, जमींदार की। मैं 1 मिनट में तुम्हें इस गांव से 9 2 11 करवा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन ये पहनने के लायक ही नहीं है। नंदिनी बेटी, शांत हो जाओ। ठीक है बिटिया, अगर तुम्हें इसके पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, ले जाओ। मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ लेना। नंदिनी अपने दोस्त के साथ वो लहंगा लेकर चली जाती है। तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, अरे यार नंदिनी, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसके पैसे तुम्हें दे देने चाहिए थे। और तेरी माँ ने पैसे देकर भेजा तो था, फिर तूने इस लहंगे के पैसे क्यों नहीं दिए? तुझे मेरे साथ रेस्टोरेंट में जाना है या नहीं? तुझे पता है ना मेरी माँ कितनी कंजूस है। मुझे मौका अच्छा दिखा कि ये गरीब कुछ तो कर नहीं पाएगी, तो इस गरीब का फायदा उठा लेती हूँ। वैसे सच में ये लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ऐसा लहंगा तो अच्छे से अच्छे बुटीक में भी नहीं मिल सकता। नंदिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसे जरा सा भी एहसास नहीं होता कि उसने एक गरीब के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। एक गरीब के इतने दिन की मेहनत के पैसे उसने अपनी चंद मिनट की खुशियों के लिए अपने पास रखे थे। वहीं दूसरी तरफ जानवी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने उस नंदिनी की बच्ची को ऐसे ही क्यों जाने दिया? बेटी, वो जमींदार की बेटी है और वो अपने पिता से कहकर हमारी शिकायत कर देती तो वो हमें गांव से बाहर निकाल देते, फिर हमारा क्या होता बेटी? निहारिका अपनी बेटी को समझाने लगती है कि हम लोग गरीब हैं और वो अमीर, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। जानवी को बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ ने इतनी मेहनत की और उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। ऐसे ही वक्त गुजरता है और कुछ दिन बीत जाते हैं, जिससे निहारिका की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है। उसके बाद वो बैठकर एक लहंगा बनाने लगती है, जिसे देखकर जानवी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप लहंगा बना रही हैं। माँ, आप बस आराम कीजिए, मैं सारे काम करने के लिए हूँ ना। हाँ बेटी, काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है। मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है इस दुनिया से जाने का, तो सोचा जाने से पहले तुम्हारे लिए एक शादी का लहंगा बनाकर तैयार कर देती हूँ। एक पुरानी साड़ी रखी थी और कुछ मटेरियल थे, उसी से तुम्हारे लिए शादी का लहंगा बना रही हूँ। फिर क्या था, ऐसे ही काफी दिनों तक निहारिका वो लहंगा बनाते रहती है और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो एक सुंदर सा लहंगा बनाकर तैयार कर लेती है। जानवी, ये देखो, लहंगा बनकर तैयार भी हो गया। बेटी, इसे पहनकर तू बिल्कुल परी लगेगी।
इतना सुंदर लहंगा देखकर जानवी भी बहुत खुश होती है। फिर अचानक एक दिन निहारिका के घर एक बूढ़ी औरत आती है और निहारिका से कहती है, बेटी, मेरी बेटी की शादी है और उसके पास शादी में पहनने के लिए लहंगा तक नहीं है। क्या तुम कुछ दे सकती हो ताकि मैं अपनी बेटी को उसकी शादी का लहंगा दिला सकूं? मैंने बहुत जगह लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? कोई बात नहीं अम्मा जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद निहारिका अंदर चली जाती है और उसने जानवी के लिए जो लहंगा बनाकर तैयार किया था वो लेकर आती है और कहती है, अम्मा जी ये लीजिए, मैंने अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से शादी का ये लहंगा बनाकर तैयार किया था, लेकिन गरीबी के कारण मेरी बेटी की शादी कहीं नहीं हो पा रही है। सबको तो दान दहेज चाहिए और मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से दूंगी? इतना कहने के बाद ही वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में आ जाती है और निहारिका से कहती है, मैं परी लोक से आकर पृथ्वी पर लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन पहले मैं उनकी परीक्षा लेती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी बेटी के लिए जो शादी का लहंगा बनाकर तैयार किया था वो तुम एक मजबूर बूढ़ी औरत को देने के लिए तैयार हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब मैं ये शादी का लहंगा जादुई बनाती हूँ। उसके बाद वो परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस लहंगे को जादुई सेब के लहंगे में बदल देती है। ये जादुई सेब का लहंगा है। अब तुम इससे कुछ भी मांग सकती हो और हंसी खुशी से रह सकती हो। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे सामने एक परी है और मेरी बेटी के लहंगे को जादुई सेब का लहंगा बना दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी परी जी, और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद निहारिका अपनी बेटी के पास जाकर उसे परी के बारे में सब कुछ बताती है। फिर जैसे ही निहारिका उस जादुई सेब के लहंगे से कहती है कि उसे पैसे चाहिए, तो उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है और पैसों की बारिश होने लगती है। अब पूरे गांव में निहारिका से अमीर कोई भी नहीं था। इतना सारा धन दौलत देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी से उछलने लगते हैं। फिर उस दिन के बाद से निहारिका और जानवी जादुई सेब के लहंगे के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।